अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूँ। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गई है और दोनों जानिब से एक दूसरे के अहदाफ पर नए हमले किए गए हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से ईरान को मज़ीद हमलों की धमकी के बाद कल रात को अमरीकी फोर्सेस ने ईरान के 5 सूबों में बड़े पैमाने पर हमले किए, जिनमें कम अज़ कम 90 फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया गया है। इससे पहले बुध की रात को भी अमरीकी फोर्सेस ने ईरान में कम अज़ कम 80 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया था, जबकि ईरानी हुकाम के मुताबिक इन ताज़ा हमलों में ईरान की फ़ज़ाइया और बहरिया से ताल्लुक़ रखने वाले 14 एहलकार मारे गए हैं, जबकि 78 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए हैं। जवाबन ईरान ने कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर मिज़ाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जबकि इराक़ में कुर्द ग्रुप्स के ख़िलाफ़ भी ईरानी कार्रवाइयाँ रिपोर्ट हुई हैं। इस सारी सूरत हाल में ये खदशात बढ़ गए हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान मुकम्मल जंग दोबारा भड़क सकती है। दूसरी जानिब आबना हुर्मुज़ में हालिया कशीदगी के हवाले से जो मुसलसल बढ़ती जा रही है, मंगल को ईरान की जानिब से 3 कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के जनूबी साहिली इलाकों में तकरीबन 80 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया था, जिसके जवाब में ईरान ने भी कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर हमले किए थे। उसके बाद कल तुर्की में नेटो समिट के दौरान ट्रंप ने दोबारा धमकी दी कि अमेरिका रात को ईरान पर दोबारा हमले कर सकता है। कल रात को ईरान के 5 सूबों में बैक वक्त बड़े पैमाने पर धमाके रिपोर्ट हुए। इसी दौरान अमेरिका की सेंटकॉम ने नए हमलों का ऐलान करते हुए एक बयान में कहा कि अमरीकी फोर्सेस ने 8 जुलाई को ईरान के खिलाफ मजीद हमले किए ताकि आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों और बेगुनाह सेलर्स पर हमले करने की ईरान की सलाहियत को मजीद कमज़ोर किया जा सके। अमरीकी फोर्सेस ने ईरान के तकरीबन 90 फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया, जिनमें फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, कोस्टल सर्वेलेंस सेंटर्स, मिज़ाइल एंड ड्रोन डिपोज़, बहरी सलाहियतें और ईरान के साहली इलाकों में फ़ौजी लॉजिस्टिक ढांचा शामिल था। सेंटकॉम के बयान में मज़ीद लिखा है कि ये हमले एक रोज़ पहले ईरान में किए गए फ़ौजी हमलों के बाद किए गए हैं और ये कार्रवाइयाँ इसीलिए की गई क्योंकि ईरान ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले 3 तिजारती जहाज़ों पर हमला किया था। अमरीकी फोर्सेस बदसूर चौकस, भरपूर कार्रवाई की सलाहियत रखने वाली और कमांडर इन चीफ की हिदायत के मुताबिक कार्रवाइयाँ अंजाम देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। सेंटकॉम ने ईरान में तकरीबन 90 अहदाफ पर हमलों का दावा करते हुए हमलों की एक वीडियो भी जारी की है। इसके अलावा ट्रंप ने ईरानी शहर चाबहार में एक बड़े धमाके की मुबैना तस्वीर शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि ये कल ईरान की जानिब से जहाज़ों पर किए गए हमलों के जवाब में किया जा रहा है। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो इसका रद्द-ए-अमल इससे कहीं ज़्यादा सख्त होगा। अहम बात यह है कि मंगल की रात से शुरू होने वाली ये कशीदगी मफाहमती यादाश्त के बाद अब तक की सबसे शदीद पेशरफ्त समझी जा रही है। कल रात के हमलों में अमेरिका ने ईरान के मशरकी शहर ईरान शहर, बंदर अब्बास, चाबहार और बुशहर समेत शिमाल मशरकी ईरान के शहर आक किला पर बड़े हमले किए और इन हमलों में अब कम अज़ कम 14 ईरानी एहलकार मारे गए हैं और 78 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। अहम बात यह भी है कि इन हमलों में बड़े पैमाने पर सिविल और फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। ईरान से इन हमलों की मुख्तलिफ वीडियोज़ भी सामने आ रही हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर तबाही के मनाज़िर देखे जा सकते हैं। ईरानी शहर चाबहार से सामने आने वाली एक वीडियो में अमरीकी हमले के बाद एक बड़ा धमाका होते हुए देखा और सुना जा सकता है। इसी तरह शिमाल मशरकी ईरान के शहर आक किला में अमेरिका ने एक पुल को निशाना बनाया है और वहाँ से सामने आने वाली वीडियोज़ में पुल को पहुँचने वाले नुकसान को देखा जा सकता है। इस नई पेशरफ्त और इन पेश आने वाले वाक़यात पर ईरान के पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमरीकी हमलों ने आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के अमल को शदीद मुतासर किया है। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमरीकी फ़ौजी हमले न सिर्फ ईरान के सख्त और फैसलाकुन जवाब का सबब बनेंगे, बल्कि आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाली अहम बहरी आमदोरफ्त को भी मुतासर करेंगे। बयान में कहा गया है कि जंग से पहले के मुकाबले में बहरी आमदोरफ्त बहाल होकर तकरीबन 50% तक पहुँच गई थी, लेकिन मौजूदा रुकावट की जिम्मेदारी अमेरिका की मुहिम जोई और रास्तों के तयन में मदाखलत पर आयद होती है। पासदारान इनकलाब के मुताबिक गैर मुल्कियों का ना इस सरजमीन पर कोई हक है और ना ही आबना हुर्मुज़ में कोई हक है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने अमरीकी हमलों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि अमरीका ने आबना हुर्मुज़ के जनूबी हिस्से में एक बहरी गुज़रगाह दोबारा खोलने के लिए दबाव डाला है, जो मफाहमती यादाश्त के मुताबिक नहीं है और ईरान इसे नाकाबिल कबूल समझता है। काज़िम गरीबाबादी ने मज़ीद कहा कि अमरीका की हालिया जारहाना कार्रवाइयाँ बग़ैर जवाब के नहीं जाएंगी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि तौहीन-आमेज़ ज़बान इस्तेमाल करने से ईरान जैसी महज़्ज़ब और बहादुर कौम की अज़मत कम नहीं होती।
ईरानी अपनी शाइस्तगी, तहजीब और मजबूत अखलाकी अक़दार के लिए जाने जाते हैं। हम बदज़बानी का जवाब बदज़बानी से नहीं देते, बल्कि बेखौफी और बड़ी बहादुरी के साथ अमली तौर पर देते हैं। ऐसे में कल रात को अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने भी खलीजी ममालिक में वाक़ अमरीकी अड्डों पर जवाबी हमले किए हैं। कुवैत, बहरीन और उर्दन में ईरानी हमले रिपोर्ट हुए हैं और अमरीकी हमलों के चंद घंटों बाद बहरीन में फ़ज़ाई हमले के सायरन बज उठे, जबकि कुवैत की वज़ारत दिफ़ा ने बताया कि उनका फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम रॉकेट और ड्रोन हमलों का मुकाबला कर रहा है। जबकि पासदारान इनकलाब का इस हवाले से कहना है कि उसने कुवैत में मौजूद अमरीका के 2 फ़ौजी अड्डों और बहरीन में 2 अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया है। पासदारान इनकलाब ने खबरदार करते हुए मज़ीद कहा कि अगर अमरीका अपने हमले जारी रखता है तो आइंदा कार्रवाइयाँ खित्ते में मौजूद दीगर अमरीकी फ़ौजी अड्डों तक भी फैल सकती हैं। इन हालात में आज कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक रबता भी हुआ है और इस हवाले से वज़ारत ख़ारजा ने एक्स पर जारी एक बयान में कहा है कि कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी को इस्लामी जमहूरिया ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की जानिब से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई। गुफ्तगू के दौरान गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान अमरीका और ईरान के दरमियान फ़ौजी कशीदगी की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया गया। बयान में मज़ीद लिखा कि इस दौरान कतरी वज़ीर आज़म ने आबने हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने वाले हमलों की मज़म्मत की। हालांकि ख़ित्ते में कशीदगी कम करने और हाल को मामूल पर लाने की कोशिशें जारी हैं। उन्होंने ज़ोर दिया कि ऐसे इक़दामात बाहमी एतमाद को नुकसान पहुँचाते हैं, बैनुल-अक़वामी बहरी आमदोरफ़्त के तहफ़्फ़ुज़ को ख़तरे में डालते हैं और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के क़याम की कोशिशों को मुतासिर करते हैं। इस गुफ्तगू में शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि तमाम फ़रीक मकालमे और सिफारतकारी के रास्ते पर कायम रहें और मफ़ाहमती यादाश्त के तहत तयशुदा उमूर पर अमल दरामद करें ताकि ख़ित्ते की सलामती बरकरार रहे, हासिल शुदा कामयाबियों का तहफ़्फ़ुज़ और इलाकाई इस्तेहकाम को मज़ीद मजबूत बनाया जा सके। इस दौरान कतरी वज़ीर आज़म ने एक बार फिर इस अज़्म का इयादा किया कि रियासत कतर कशीदगी को कम करने और एक जाम मुआहदे तक पहुँचने की तमाम कोशिशों की हिमायत करती है ताकि ख़ित्ते में अमन, सलामती और पायदार इस्तेहकाम कायम हो सके। इन हालात में हालिया तनाज़े और कशीदगी की वजह ईरान की जानिब से आबने हुर्मुज़ का कंट्रोल है, जो ईरान किसी भी सूरत में अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। इस हवाले से बैनुल-अक़वामी खबर एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट में लिखा है कि आबने हुर्मुज़ पर कंट्रोल ईरान के लिए एक गोल्डन वेपन बन चुका है, जिसके लिए ईरान अमरीका के साथ नई कशीदगी का ख़तरा मोल लेने को भी तैयार है। ईरान के नज़दीक इस रास्ते की अहमियत उसके जौहरी प्रोग्राम से भी ज़्यादा है, जिसके लिए ईरान ने कई दहाइयों तक पाबंदियाँ बर्दाश्त की। ये मामला ईरान की हिकमत अमली में इस कदर मरकज़ी हैसियत रखता है कि इस हफ्ते ईरानी हुकूमत की मंजूरी के बगैर आबने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में अमरीका और ईरान ने एक बार फिर एक दूसरे पर हमले किए हैं और गुज़श्ता माह होने वाले अबूरी अमन मुआहदे को ख़तरात लाहक हो गए हैं। ईरानी क़यादत जो कई बरसों तक आबने हुर्मुज़ को बंद करने से गुरेज करती रही, अब वही ईरानी क़यादत इसे मगरब के साथ मुख्तलिफ तनाज़ात में अपना सबसे मजबूत मौक़िफ़ समझती है। उनका मानना है कि यही वो वजह थी जिसकी वजह से अमरीका ने ईरान के ख़िलाफ़ जंग ख़त्म की। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और ख़ारजा पॉलिसी कमेटी के रुकन इब्राहीम अजीज़ी ने अमरीका को मुखातिब करते हुए एक्स पर लिखा है कि आबने हुर्मुज़ में ईरान के नए निज़ाम को तस्लीम करें, आगे बढ़ने का यही वाहिद रास्ता है। खबर एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि अगरचे इस आबी गुज़रगाह पर अपना कंट्रोल बरकरार रखने पर ईरान का इसरार दुनिया के दीगर ममालिक के साथ एक तवील उल मुद्दती तनाज़े की सूरत इख्तियार कर सकता है, तहम 2 सीनियर ईरानी ज़राए के मुताबिक तेहरान में इस पॉलिसी पर बहुत कम इख्तलाफ पाया जाता है। एक ज़रिए के मुताबिक इस बात पर ज़रूर बहस हुई है कि आया ईरान अपनी ताकत का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करने का ख़तरा मोल ले रहा है। आला सतह पर मजमूई राय यही थी कि कोई भी समझदार मुल्क अपने इतने अहम दबाव के ज़रिए से दस्तबरदार नहीं हो सकता। ईरानी ज़राए ने मज़ीद बताया कि मुखालिफिन ईरान के गोल्डन वेपन आबने हुर्मुज़ को छीनना चाहते हैं, लेकिन ये किसी सूरत मुमकिन नहीं होगा। गुज़श्ता माह तय पाने वाले अबूरी मुआहदे के बाद अगरचे आबने हुर्मुज़ से ज़्यादा बहरी आमदोरफ्त शुरू हो गई थी, ताहम इस आबी गुज़रगाह के मुस्तकबिल के बारे में मुआहदे की ज़बान मुबहम रखी गई। मफ़ाहमती यादाश्त में कहा गया कि ईरान सिर्फ 60 दिन के लिए अपनी भरपूर कोशिशों से तिजारती जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त के इंतज़ाम करेगा और इस दौरान कोई फ़ीस वसूल नहीं करेगा। ईरानी मुज़ाकरातकार इस शक की तशरीह इस तरह करते हैं कि अमरीका ने आबने हुर्मुज़ पर ईरान के इंतज़ाम के हक़ को तस्लीम कर लिया है, अलबत्ता 2 माह तक किसी किस्म की फ़ीस या महसूल वसूल किए बगैर, जबकि अमरीका और खलीजी ममालिक इस तशरीह से इत्तफ़ाक़ नहीं करते। उनके नज़दीक इस मुआहदे का मतलब सिर्फ ये है कि ईरान तिजारती जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त में सहूलत फराहम करे, ना कि ताकत के ज़ोर पर उन पर पाबंदियाँ आयद करे। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है
कि ईरान के इस मौक़िफ़ की एक बड़ी वजह अमेरिका पर अदम एतमाद है। और एक सीनियर ईरानी ज़राए के मुताबिक अगर ईरान आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर पसपाई इख्तियार करता है तो ट्रंप जौहरी प्रोग्राम, ईरान के रवायती मिसाइलों के ज़ख़ीरे और दीगर मामलों पर अपने मुतालबात मज़ीद बढ़ा देंगे। ये भी कहा गया है कि ऐसा करना हथियार डालने के मुतरादिफ होगा और ये मुमकिन नहीं है, अगरचे ईरान कई बरसों से खबरदार करता रहा है कि वो आबनाए हुर्मुज़ बंद कर सकता है। और एक मौके पर यह भी कहा गया था कि ऐसा करना एक गिलास पानी पीने जितना आसान है। लेकिन सीनियर ईरानी हुकाम निजी तौर पर यह भी कहते रहे हैं कि वो ऐसा करने से गुरेज़ा हैं और इसे सिर्फ आखिरी चारे के तौर पर देखते हैं। ईरानी हुकाम की हिचकिचाहट की वजह यह थी कि ऐसा कदम उठाने से ईरान बैनुल-अक़वामी सतह पर मज़ीद तनहा हो सकता था। खलीजी हमसाय ममालिक और यहाँ से गुजरने वाला तेल और गैस इस्तेमाल करने वाले दुनिया भर के ममालिक नाराज़ हो सकते थे और बिलाखिर इसका नुकसान खुद ईरान की मईशत को भी पहुँचता। लेकिन जब 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरानी हुकाम ने महसूस किया कि अब उनके पास खोने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। इसके बाद ईरान ने अपनी बहरी आमदोरफ्त के अलावा आबनाए हुर्मुज़ को तमाम जहाज़ों के लिए बंद कर दिया, जिससे आलमी सतह पर तेल और गैस की सप्लाई में तारीख की सबसे बड़ी रुकावट पैदा हुई। बिलाखिर आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी की कीमत दोनों फरीकैन के लिए इतनी बढ़ गई कि वो एक मुआहदे पर आमादा हो गए। ताहम ईरान का अब ये मानना है क्योंकि उसने एक बार आबनाए हुर्मुज़ बंद करके अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर मजबूर किया, इसीलिए अब उसे इस सलाहियत को बाकायदा और मुस्तकिल हैसियत देनी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक अब ईरान की तवज्जो जौहरी मसले के मुकाबले में आबनाए हुर्मुज़ पर कहीं ज़्यादा मरकूज़ है। ईरान का ये भी मानना है कि अमेरिका ने यूरेनियम की अफजूदगी के उसके हक़ और मुल्क के अंदर मौजूद आला दर्जे के अफजुदा यूरेनियम के ज़ख़ायर को कम करने के अमल को भी कबूल कर लिया है। तकरीबन 25 बरस तक ईरान का जौहरी प्रोग्राम ईरान और अमेरिका के दरमियान सबसे बड़ा तनाज़ा रहा, जिसके बायस ईरान पर सख्त बैनुल-अक़वामी पाबंदियाँ आयद हुईं और यही सदर ट्रंप की जंग की बुनियादी वजह भी करार दी गई। ताहम जंग के खात्मे के लिए होने वाले अबूरी मुआहदे में ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मुज़ाकरात को आइंदा बातचीत के लिए मौखर कर दिया गया। रॉयटर्स से गुफ्तगू करने वाले दो सीनियर ईरानी ज़राए के मुताबिक ईरान ने वाज़े कर दिया कि जब तक अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ के मुकम्मल इंतज़ाम पर ईरान का हक़ तस्लीम नहीं करता, वो जौहरी मसले पर मुज़ाकरात शुरू भी नहीं करेगा। ऐसे में अमेरिकी सदर ट्रंप अब भी मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि ईरानी हुकाम उनसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं, जबकि कल रात को ट्रंप ने यह दावा किया कि ईरानियों ने उन्हें फ़ोन किया है। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि ईरानी बहुत शिद्दत से मुआहदा करना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो मुआहदा करने के काबिल भी हैं या नहीं। I don't know. Would win it very quickly. And they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. They're sort of crazy, to be honest with you. They're sort of crazy. They're a little bit out of control, but they want to make a deal. Badly. ऐसे में पाकिस्तान और कतर अब भी मुज़ाकरात को बहाल रखने के लिए अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं। जहां अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया कशीदगी के बाद कतरी वज़ीर आज़म की ईरान के वज़ीर ख़ारजा से बात हुई है। वहीं अब ईरानी मीडिया खुद ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी अहम गुफ्तगू हुई है। सूरत हाल किस तरफ जा रही है, क्या पस पर्दा मुज़ाकरात का सिलसिला अब भी जारी है, इसी हवाले से हम बात करेंगे ईरान में मौजूद सहाफ़ी अनस मलिक से, जबकि वाशिंगटन डीसी से हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे सीनियर सहाफ़ी इदरीस अली। अनस, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। जिस वक्त जंग बंदी पर अमल दरामद शुरू हुआ तो एक काबिल ज़िक्र अरसा ऐसा था जिसमें बहुत हद तक जंग बंदी पर अमल दरामद हो रहा था, और फिर जब ये जुलूस जनाजा से पहले जो सिलसिला जारी था ईरान में, तेहरान में, जहाँ पाकिस्तानी वफ़द भी शामिल रहा, तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि ईरान में वापस अमली तौर पर अमन की तरफ ज़िंदगी आ रही है या आ चुकी है या मज़ीद बेहतर तौर पर आएगी। अब जब पिछले 2 दिन में ख़ास तौर पर नई पेशरफ्त हुई है कि दोबारा हमले शुरू किए गए, ईरान की जानिब से भी बयानात आए, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि अमन मुआहदा उनके लिए तो ख़त्म ही हो चुका है, तो उसके इन बयानात के और इन नए वाक़यात के क्या असरात आपने देखे हैं ईरान के किसी भी शहर में या तेहरान में या मशहद में? बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, 2-3 चीज़ें हैं। जब मुझे 1 हफ्ता हो गया है ईरान आए हुए और इस पूरे इवेंट को कवर करने के लिए, मैं तेहरान में था, फिर उसके बाद कुम गया और अब मैं मशहद में मौजूद हूँ। एक चीज़ तो हमें बड़ी यूनिफॉर्मली लोगों के जज्बात से ये बात अखज़ करना गलत नहीं होगा कि उनके लिए जंग ख़त्म नहीं हुई थी,
रुक जरूर गई थी और वो इंतजार कर रहे थे कि कब उनके बकौल के अमेरिका अपनी वर्ड्स के ऊपर, अपने कहे के ऊपर पीछे हटता है और फिर जंग दोबारा मुसल्लत करता है। लोगों का ख्याल ये था कि जब आयतुल्लाह अली खामनेई के नमाज जनाजा हो जाएगी, उनकी आखिरी रसूमात अदा कर दी जाएंगी, उनको सुपर्द खाक कर दिया जाएगा, उसके बाद जंग जो है दोबारा शायद शुरू हो सके। लेकिन उनसे उनकी ख्यालात के बरक्स ही, लेकिन उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए ये कहना गलत नहीं होगा, अमेरिका ने उस दौरान ही जंग मुसल्लत कर दिया है। अगर हम ओवरऑल सेंटिमेंट की बात करें, पब्लिक सेंटिमेंट की बात करें, तो गुस्सा काफी ज्यादा पाया जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम ईरान के लोग ये जरूर कहते हैं कि वो किसी तरीके से मायूब नहीं होंगे, बुली नहीं होंगे, और ईरानी गवर्नमेंट को वो प्रेशर जरूर कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द और डिसाइसिवली इस अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको फाजिल करें। ईरानी गवर्नमेंट के जो सोर्सेज हैं उनसे हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि अभी वो थोड़ा इंतजार करेंगे कि जब तक आज होने वाली जो तकरीबात हैं, सुपर्द खाक करने की जो सेरेमनी है, वो जब तक खत्म नहीं हो जाती तब तक वो उसका इंतजार करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फॉरेन डिग्निटरीज मौजूद हैं, गैर मुल्की मेहमानाने गिरामी यहाँ मौजूद हैं, तो उनकी जिंदगी को हम से वो नहीं जानना चाहते हैं, और इसीलिए थोड़ा सा ईरानी रिस्पांस जो है इस टाइम पे कैलिब्रेटेड और डिलेड है। जी अब अनस, जो जुलाई के आगाज़ में खामनेई की तदफीन से पहले जो पूरा प्रोग्राम तरतीब दिया गया था, जिसमें बैनुल-अक़वामी शख्सियात भी शरीक हुई और ख़राज अक़ीदत के लिए वहाँ पर जमा थी, उस सारे शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की गई। वो मेनोवन वैसे ही जा रहा है, चूँकि उनकी मैयत को नजफ़ और करबला भी ले जाया जाना था कुम से, और फिर मशहद में जैसे आपने बताया आप मौजूद हैं और यहाँ पर अब उनकी तदफीन की जानी चाहिए। वो सब कुछ जो तरतीब दिया गया था वो वैसे ही जारी है अभी तक भी इस वक्त। बिल्कुल, थोड़ा सा सिर्फ प्रोग्राम में तब्दीली इस तरह से की गई कि आज सुबह मशहद के अंदर 6 बजे के करीब जनाजा जो है वो स्केड्यूल किया गया था, दोपहर 2 बजे उसका टाइम तब्दील किया गया, क्योंकि नजफ और करबला में होने वाली तकरीबात जो हैं वो अपनी शेड्यूल से आगे बढ़ गई थी। अब जो प्रोग्राम था वो फॉलो नहीं किया जा सका था, जिसकी वजह से जो नजफ और करबला में क्योंकि डिले हुआ, तो फिर आज जो होने वाला जनाजा था और जनाजे का जो जुलूस जनाजा था और उसके बाद नमाज जनाजा और फिर तदफीन, वो भी डिले कर दी गई थी। आज 2 बजे के करीब जो है वो टाइम रखा गया था। 3:45 बजे जो है वो जनाजा जो है इवेंचुअली पहुंचा है इस रोड के ऊपर, जिस रोड के ऊपर मौजूद हूँ, जो शाइन की तरफ जाती है, इमाम रजा के रोजे की तरफ जाती है। सिर्फ आज की तारीख में अगर मैं आपसे बात करूं तो गुज़िश्ता 48 घंटों में ईरानी हुक्काम का कहना है कि 7 मिलियन लोग जो हैं वो मशहद पहुंचे हैं, और आज के दिन में वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1.5 से 2 करोड़ लोग जो हैं वो मशहद की सड़कों के ऊपर आयतुल्लाह अली खामनेई को अलविदा कहेंगे। और वो हमने देखा, नंबर्स तो खैर मैं नहीं बता सकता क्योंकि गिनना मुमकिन नहीं। बहुत बड़ा इज्तिमा था आज जो होने वाली तकरीबात थी, और मेरे ख्याल से तेहरान और कुम से अगर आज मैं कंपेयर करूं तो मशहद में होने वाला जो इज्तिमा वो सबसे बड़ा इज्तिमा था अब तक की। जो इस पूरी फ्यूनरल की जो सेरेमनी थी, मल्टी सिटी मल्टी डे इवेंट और मल्टी सिटी इवेंट था, उसका जो इख्तिताम का जो पोर्शन था वो आज मेरे ख्याल से सबसे बड़ा था। अनस मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। अनस मलिक ईरान के शहर मशहद से हमें हालात से आगाह कर रहे थे। अभी हम बात करेंगे वाशिंगटन DC में मौजूद सीनियर सहाफ़ी इदरीस अली से। इदरीस, शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। क्या ये हम जान सकते हैं कि जब अमन मुआहदे पर अमल दरामद हो रहा था तो क्या ऐसे हालात बने, या क्या वो नुक्ता ऐसा आया जिस पर यह फैसला हुआ कि अब जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की जाएगी और हमले दोबारा शुरू कर दिए जाएंगे? अमेरिका में पेंटागन में किस तरह से इस नतीजे पे पहुंचे, इससे मुताल्लिक क्या कुछ सामने आया अब तक? जी देखिए, मेरे ख्याल से जो मैंने सोर्सेज से बात की है पेंटागन में और वाइट हाउस में, ये लग रहा था कि हमें कि इधर से वाशिंगटन में बैठ के कि जो अमन था वो कंटिन्यू हो रहा था, जो सीज़ फायर है वो थोड़ा सा 1-2 मिसल इधर उधर हो रहे थे, मगर ज़्यादातर हद तक चल रहा था। मगर किसी वजह से हमें ये अभी तक समझ नहीं आया, ईरान ने जो अटैक किया 3 तैयारों पे, 3 वेसल्स पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कोई चंद दिन पहले, उसने एक साइकिल शुरू कर दी है जिसमें अब अमेरिका ने ईरान को अटैक किया, ईरान ने फिर वापस अटैक किया, और ये एक साइकिल शुरू हो चुकी है। और मेरे ख्याल से एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने की है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की ईगो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें, क्योंकि जब ईरान ने अटैक किया वेसल्स पे, उन्होंने वेसल्स पे अटैक नहीं किया,
प्रेसिडेंट ट्रंप के दिमाग में उनने प्रेसिडेंट ट्रंप के ईगो पे अटैक किया। तो मेरे ख्याल से अब हम लोग एक बड़े डेंजर सिचुएशन में पहुंच चुके हैं जहां अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रंप अब ये सोच रहे हैं कि सीज फायर तो शायद ख़त्म हो जाए, मगर अब नेक्स्ट क्या आता है, ये क्या टिट फॉर टैट जिसको कहते हैं ये अटैक्स चलेंगे या ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और ये जो फुल स्केल वॉर है वो वापस शुरू होगी या नहीं, अभी तक हमें इसका जवाब पता नहीं है। मगर बहुत ही एक नाजुक सूरत हाल है और जो पेंटागन में सोर्सेज ये हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि उनकी जो तैयारी है फुल स्केल वॉर के लिए हो सकती है। उनके पास जो एसेट्स हैं, ट्रूप्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं और जो उनके मिलिट्री वॉरशिप्स हैं वो सब तैयार हैं इसके लिए। इदरीस, जो इस्लामाबाद आमना मुआहदा था उस पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में दस्तखत किए, ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने दस्तखत किए ईरान में, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में मौजूद होते हुए सालिस के तौर पर दस्तखत किए। और फिर जो बर्गनस्टॉक में मुलाकात हुई, मुज़ाकरात का दौर हुआ, उसके बाद बिल्कुल ये लग रहा था कि शायद बेहतर तरीके से ये पेशरफ्त आगे हो रही है, इसकी उस तरह से तवक्को नहीं की जा रही थी। लेकिन अब हम आते हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाज़े की तरफ, तो उसमें हम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे तो सुनते हैं, देखते हैं कि वो कहते हैं कि ईरान कभी जौहरी सलाहियत हासिल नहीं कर सकेगा, ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। लेकिन जब मुज़ाकरात की, नेगोशिएशंस की और टेबल पर बैठने की बात होती है और दस्तावेज़ात की बात होती है, तो लगता है कि उसमें इस बात का कहीं जिक्र नहीं है। वो सारा मामला अब आबना हुर्मुज़, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर मरकूज़ होकर रह गया है। तो इस सिलसिले में और इस हवाले से क्या पेंटागन में, वाशिंगटन डीसी के हलकों में क्या कोई बेचैनी पाई जाती है, किसी किस्म की कोई रद्द-ए-अमल है वहाँ पर इसका? जी देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप का आई थिंक एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं उनको 10 साल से कवर कर रहा हूँ। जब प्रेसिडेंट ट्रंप फंसे हुए होते हैं ना, जब उनकी बैक अगेंस्ट द वॉल अगर कहें होता है, तो वो अपने ओरिजिनल टॉकिंग पॉइंट्स पे चले जाते हैं। तो इनका ओरिजिनल टॉकिंग पॉइंट जब से ये जंग शुरू हुई है, बल्कि पिछले साल से, ये कह रहे हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा। अब हमें असलियत ये पता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन था नहीं, उन्होंने इंटेंशन पब्लिकली भी कह दिया था कि हमें न्यूक्लियर वेपन नहीं चाहिए। तो ये जैसे फंस चुके हैं और आजकल में जैसे सीज फायर जो है जो टूट चुका है, उनके ऊपर प्रेशर आ चुका है और वो मेरे ख्याल से अब वापस अपने टॉकिंग पॉइंट्स पे जा रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन नहीं आएगा ईरान के पास। एक मोड में ये कहते हैं, फिर कुछ घंटे बाद कहते हैं कि ईरान का न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो डिस्ट्रॉयड है। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी एक ज़्यादा अनोखी बात नहीं है, प्रेसिडेंट ट्रंप की हिस्ट्री रह चुकी है। पेंटागन में जो मैंने सोर्सेस से बात किया है, उनकी प्रेपरेशन देखिए, पेंटागन का काम, यूएस मिलिट्री का ये काम है उनके लिए कि वो प्रिपेयर करें, और कोई चंद महीनों से उनके जो स्पेशल फोर्सेस हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं बल्कि बाकायदा, कि अगर उनको ऑर्डर मिले वो ईरान के अंदर जाएं और जो न्यूक्लियर मटीरियल जो बहुत ही अंडरग्राउंड बेरिड है उसको निकाल सकें। तो वो प्रिपेयर कर रहे हैं इस इवेंचुअलिटी के लिए। मुझे पता नहीं, हमें ये नहीं पता कि प्रेसिडेंट ट्रंप इनको ऑर्डर करेंगे या नहीं, मगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेरे ख्याल से एक बहुत ही रिस्की ऑपरेशन होगा अगर न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर मटीरियल ईरान से निकालने का हो, मगर मेरे ख्याल से एक एपेटाइट नहीं है प्रेसिडेंट ट्रंप की। वो बोलते बहुत हैं कि न्यूक्लियर वेपन कभी नहीं होगा ईरान के पास, मगर बहुत ही एक मुश्किल इशू है किसी ना किसी तरह से ये रिजॉल्व करें जहां यूएस ट्रूप्स रिस्क पे नहीं हो। तो मेरे ख्याल से आपका बिल्कुल सही पॉइंट है कि फोकस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे रह चुका है, मगर जब प्रेसिडेंट ट्रंप फंसते हैं तो वो न्यूक्लियर इशू पे वापस बात करना शुरू हो जाता है। इदरीस, जिन दिनों अब जैसे कशीदगी का खदशा बढ़ रहा है कि दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, बढ़ भी सकते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा बड़ी तादाद में फ़रीक़ैन और दीगर ममालिक का इस बात पर इत्तफाक था कि जंग ख़त्म होनी चाहिए, अमन मुआहिदा होना चाहिए, बैठ कर दोनों ममालिक सालिसी और सालिस के ज़रिए से मुज़ाकरात करें, तो हम पीछे उन दिनों की तरफ जाएं। अगर जब आपकी हमारी इस प्रोग्राम में भी बात हुई और शाहज़ेब खानज़ादा साहब से भी आपकी बात हुई कि जब ऐसे लग रहा था कि शायद ये जंग रुक भी सकेगी या नहीं, तो उन दिनों बहुत सी सिफारती कोशिशें की जा रही होती थी। कई प्रोग्राम्स में आपने भी बताया कि बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है। एक वक्त में कतर का वफ्द वहाँ पर मौजूद था, सऊदी डेलीगेशन अपने तौर पर किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा था। इसमें कतर के जो वज़ीर आज़म हैं और वज़ीर ख़ारजा, वो बहुत अहम किरदार अदा कर रहे थे। तो क्या ऐसे हालात अगर पैदा हो रहे हैं कि दोबारा से दोनों मुल्क एक बाकायदा फिर से जंग में चले जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए क्या ये तवक्को की जा सकती है कि इस तरह की जैसे माजी में की गई थी बहुत गैर मामूली सिफारती कोशिशें वो दोबारा शुरू हो सकती हैं? कुछ ऐसे इशारे मिल रहे हैं क्या? जी देखिए, मेरे ख्याल से बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि एक बात मेरे ख्याल से ये क्लियर है कि ना ईरान ना यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका जो है वो चाह रहे हैं कि ये जंग शुरू हो, क्योंकि किसी के फेवर में नहीं है, किसी का बेनिफिट नहीं है कि ये जंग शुरू हो। तो मेरे ख्याल से एक ओवरऑल पॉइंट ये है कि दोनों ममालिक चाह रहे हैं कि जंग ज़्यादा हाथ से बाहर नहीं होती। ये एक पॉइंट है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल रात को, वो यूरोप से वापस आ रहे थे, उन्होंने रिपोर्टर्स को बताया कि ईरान ने बल्कि उनको कॉल की
कि हम लोग चाह रहे हैं कि नेगोशिएशंस वापस शुरू हों। तो मेरे ख्याल से अभी जो हम लोग देख रहे हैं ज़ाहिर है बहुत एक नाजुक सूरत हाल है, मगर हम लोग पॉस्चरिंग भी देख रहे हैं कि अमेरिका अपना लेवरेज ज़्यादा करना चाह रहा है, ईरान अपना लेवरेज ज़्यादा करना चाह रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से इवेंचुअली यही एक सिचुएशन आएगी कि शायद पाकिस्तान हो, शायद कतर हो, शायद कोई और ममालिक हो, शायद टर्की हो, वो दोनों साइड को बिठाएं, कहें कि देखें आपने अपना अटैक कर दिया, ईरान अमेरिका आपने अपना अटैक कर दिया, अब आके बैठते हैं, बातचीत करते हैं और ये किसी न किसी तरह से आगे बढ़ाते हैं। देखें प्रेसिडेंट ट्रंप का ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि नवंबर में उनके मिड टर्म इलेक्शन हो रहे हैं, तो जितना करीब उसके आएंगे उतना ही ये चाहेंगे कि ये ईरान की जो जंग है ख़त्म हो। तो मेरे ख्याल से ये एक लेवरेज ईरान के पास है, वो प्रॉबेबली यूज़ करेंगे और जितना नवंबर के पास जाएगा मेरे ख्याल से उतने चांसेस हैं कि निगोशिएशंस हो और ये जंग ज़्यादा हाथ से बाहर नहीं हो। बहुत बहुत शुक्रिया इदरीस अली प्रोग्राम में बात करने के लिए। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद अभी प्रोग्राम में बात करेंगे बलूचिस्तान की, जहां हालात मुसलसल ख़राब हो रहे हैं। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों ने हमलों का सिलसिला तेज़ कर दिया है और अमन व अमान की सूरत हाल तशवीश का बाइस बन गई है। हमना उड़क, ज़ियारत, बेला, खुजदार, मस्तों और चागी में दहशत गर्दी के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा गए और सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत की। इजलास में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदोखेल, विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर और दीगर विफाकी वज़रा ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में दहशत गर्द हमलों में मशरकी हमसाए का भरपूर हाथ है। दहशत गर्द अफगानिस्तान से हमले कर रहे हैं। इस फितने में हमारे मशरकी हमसाए का भरपूर हाथ है। हर लिहाज से भरपूर पैसा इन दहशत गर्दों को, इनकी तंजीमों को मुहैया कर रहे हैं, असलहा मुहैया कर रहे हैं। अफगानिस्तान में ये दहशत गर्द मिलकर हमलावर होते हैं। एक बात तय है, पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप एक यकसुई के साथ फैसला है कि इंशाअल्लाह हमने मिलकर दहशत गर्दी का खात्मा करना है। वाज़ेह रहे कि कल DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भी बलूचिस्तान की सूरत हाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था कि हालिया हमलों के पीछे मास्टरमाइंड भारत है और अफरादी क़ुव्वत अफगान तालिबान रजीम फराहम कर रही है। बलूचिस्तान में 5 दिनों में दहशत गर्दी के कई वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें 38 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 42 अफराद के शहीद होने की तस्दीक हुई है, जबकि जवाबी कार्रवाइयों में 54 दहशत गर्द भी मारे गए हैं। इसके अलावा ज़ियारत और कोयटा में दहशत गर्द हमलों के बाद एहतजाज भी जारी है। ज़ियारत में आज तीसरे दिन भी एहतजाज जारी रहा और लवाहिकीन मैयतों के साथ सड़क पर मौजूद हैं। साथ ही कोयटा में हमला उड़क वाक़े के बाद 2 मकामात पर एहतजाजी धरना जारी है। मुजाहिरीन मुतालबा कर रहे हैं कि मुक़वियों को बाज़ियाब करवाया जाए। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफा देखा जा रहा है और आज मज़ीद हमलों की सामने आई हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार इफ्तिखार फिरदौस से। इफ्तिखार, आपका बहुत शुक्रिया। आला सतह तक पाकिस्तान का फील्ड मार्शल हो, फ़ौजी क़यादत हो, पाकिस्तान की सिविल हुकूमत हो, वज़ीर आज़म का बयान हो, उसमें मौक़िफ़ वाज़ेह है कि एक हमसाया मुल्क की जानिब से दहशत गर्दी के पीछे तख़रीबकारी का अंसर मौजूद है और अफ़गानिस्तान में जो शरपसंद अनासिर हैं उनकी जानिब से उनको मदद फराहम की जा रही है और उसी के ज़रिए से बलूचिस्तान में दहशत गर्दी करवाई जा रही है, खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी करवाई जा रही है। अब अगर हम हालिया दौर की बात करें तो 1 बरस तकरीबन ऐसा जारी है जिसमें हमले मुसलसल हो रहे हैं, मज़म्मत भी की जाती है, वाज़े तौर पर इल्ज़ाम उन अनासर पर लगाया गया है जो इसके पीछे पाकिस्तान की हुकूमत के मौक़िफ़ में वाज़े है कि वो लोग मुलव्वस हैं इसमें। उसके बाद भी यानी हमलों की रोकथाम के लिए फ़ौजी कार्रवाइयाँ तो हो रही हैं, दहशत गर्दों को निशाना बनाया गया है, लेकिन ये दहशत गर्दी रुक नहीं सकी है। तो जहाँ साजिशी अनासर हैं वहीं ज़मीनी हालात भी ऐसे हैं, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान के, जो वजह बन रहे हैं ऐसे वाक़यात की। क्या जुनैद, आपने बहुत इम्पोर्टेंटली जो सारे पहलू थे वो तो बयान किए, लेकिन इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो सिस्टम्स बनते हैं, लाइक जो सिक्योरिटी एपरेटस बनता है, फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान ऑलमोस्ट पाकिस्तान का 42% जो है वो ग्राउंड एरिया है, पॉपुलेशन उसकी सबसे कम है इस टाइम पर। तो मेजॉरिटी जो एरिया है वो ऑब्वियसली ऐसे टेरेन्स हैं जिसके अंदर पॉपुलेशन जो है वो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। दूसरे पहलू से अगर आप देखें तो आपकी जो फ्यूचर इकोनॉमी है उसकी जो सबसे बड़ी रिलायंस है, और अगर हम फ्यूचर प्लान्स पाकिस्तान के देखें तो तकरीबन 65% आपकी फ्यूचर इकोनॉमी फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स उसकी रिलायंस जो है वो बलूचिस्तान के ऊपर है।
फिर आप देख लें कि इसके ऊपर अगर आप कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एनालिसिस करें, तो जो बलूचिस्तान के साथ जो पूरी पट्टी है, अफगानिस्तान के साथ उसका बॉर्डर लगता है और ईरान के साथ, दोनों में इस टाइम पर सिक्योरिटी की एक ऐसी सिचुएशन है जो सिर्फ लोकलाइज नहीं है बल्कि एक ग्लोबलाइज्ड अनासर उसके अंदर मौजूद हैं। जो आप जिक्र कर रहे हैं, जिसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई कि पिछले 72 घंटों के अंदर जो है इतनी फेटालिटीज हुई और इतनी कैजुअलिटीज जो है वो सामने आई हैं, ये एक रात के अंदर तो नहीं हुआ। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो कंसिस्टेंटली दो चीजों को जो है इस टाइम पे टारगेट कर रहे हैं, और पिछले 2 महीने के अंदर ये ट्रेंड बहुत ज्यादा वाज़ेह होकर सामने आया है। एक तो जो पाकिस्तान का अर्बन हब है जो अब कनेक्टेड होगा बलूचिस्तान के साथ, विच इज कराची और बलूचिस्तान का ब्लॉक का, और उसके अंदर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर अब बनाया जा रहा है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कनेक्टिविटी ग्रेटर यूरेशियन प्लेन के साथ जो है वो दिखाई जा रही है, उसको कंसिस्टेंटली टारगेट किया जा रहा है। और ये हमले जो सामने आए हैं उसके अंदर तो हम यूजली स्टैटिस्टिकली इन चीज़ों को देखते हैं जिसमें सिर्फ ह्यूमन फिगर्स जो है वो नजर आते हैं कि इतने लोग शहीद हुए, इतने इंजर्ड हुए, इतने दहशतगर्द जो है वो मारे गए। लेकिन इसके अलावा जो ऑयल कंपनीज हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारे पुल जो बनाए गए थे, और आपको याद हो हालिया पाकिस्तान ने जो है एक अनाउंसमेंट की थी जिसमें 6 नए रूट्स जो है वो ईरान के लिए बनाए गए थे और जिनके ऊपर ट्रेड जो है वो जारी करना था। उन एग्जैक्टली उन्हीं पॉइंट्स पर जो है ये सारी कैजुअलिटीज और सारे अटैक्स आपको जो है वो मिल रहे हैं। तो वो प्लान जो वजीर आजम बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली स्टेट के पास इतने प्रूफ्स हैं कि वो ये बता सकते हैं, लेकिन एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लग रही है जो हॉरिजॉन्टली तो जो है वो इस प्लेन के ऊपर वेरियस जियोग्राफीज के अंदर है। जिन इलाकों के आपने नाम लिए हैं ये तकरीबन एक दूसरे से 255 से लेकर 300 किलोमीटर दूरी के फासले पर हैं, लेकिन जो तंजीमें हैं, ऐसी कोई तंजीम बची नहीं जिसने पिछले 4 दिनों के अंदर बलूचिस्तान के अंदर जो है वो अटैक नहीं किया हो, चाहे वो दाइश हो, चाहे वो टीटीपी हो, चाहे वो BLA हो या चाहे BLF हो। यानी वो सारी तंजीमें मिलकर जो है कलेक्टिवली स्टेट एपरेटस को जो है वो स्क्वीज करने की कोशिश कर रही है। जहां तक मेरे अपना जो मैं देख रहा हूं, और आज की जो एपिक्स कमेटी की मीटिंग भी हुई उसमें अभी डिसीजंस आना जो है वो बाकी हैं। मेरे ख्याल में एक फर्दर ग्राउंड ऑपरेशन की जो है लार्ज स्केल पर हम तैयारी जो है वो देख सकते हैं। इफ्तिखार फिरदौस, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बात करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में कराची दुनिया के 173 शहरों में 170वें नंबर पर आया है और इसे मजमूई तौर पर 100 में से सिर्फ 43 नंबर मिले हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और मुआशी मरकज़ दुनिया के 4 नाकाबिले रिहाइश शहरों में शामिल है। इससे नीचे सिर्फ ढाका, तरबलस और दमिश्क है। ये रैंकिंग इसीलिए भी गैर मामूली है कि कराची ना तो खाना जंगी का शिकार है, ना किसी बैरूनी हमले की जद में है और ना ही स्टेट कोलैप्स का सामना कर रहा है। इसके बावजूद जब इसका मवाजना इन शहरों से किया जाता है जो जंग, सियासी अदम इस्तेहकाम और तवील बहरानों से गुजर रहे हैं, तो कराची के कई इंडेक्स इन्हीं जैसे हालात की तस्वीर पेश करते हैं। ये सूरत हाल शहरी नज़्म नस्क, हुकूमती कारकर्दगी और बुनियादी अवामी सहूलतों की फराहमी के बारे में संजीदा सवालात उठाती है। कराची की सबसे बड़ी कमज़ोरी इसका स्टेबिलिटी स्कोर है जो 100 में से सिर्फ 20 है। इस इंडेक्स में जराइम, अमन व अमान, दहशतगर्दी के ख़तरात और शहरियों के रोज़मर्रा तहफ़्फ़ुज़ का जायज़ा लिया जाता है। 20 का स्कोर कराची को दुनिया के बदतरीन शहरों में शामिल कर देता है। इस्तेहकाम के मामले में कराची का स्कोर दमिश्क के बराबर है जो 173वें नंबर पर दुनिया का आखिरी शहर है। दमिश्क ने 1 दहाई से ज़्यादा अरसा खाना जंगी, बड़े पैमाने पर तबाही, मुआशी बहरान, नकुल मकानी और सियासी हलचल देखी है। ये फ़र्क उस वक्त मज़ीद वाज़ेह हो जाता है जब कराची से नीचे मौजूद शहरों को देखा जाए। ढाका जो 171वें नंबर पर है, इस्तेहकाम के इंडेक्स में 45 नंबर हासिल करता है जो कराची के मुकाबले में दुगना से भी ज़्यादा है। इसी तरह तरबलस जो 172वें नंबर पर है, इस्तेहकाम में 30 नंबर हासिल करता है। लीबिया कई बरसों से सियासी तकसीम और मुसल्लह तनाज़ात के असरात से गुजर रहा है, लेकिन इसके बावजूद तरबलस इस अहम इंडेक्स में कराची से बेहतर कारकर्दगी दिखाता है। ये फ़र्क सिर्फ आखिरी 3 शहरों तक महदूद नहीं। तेहरान जो 164वें नंबर पर है और यूक्रेन का दारुल हुकूमत कीव जो 166वें नंबर पर है, दोनों संगीन इलाकाई और बैरुल-मुल्की कशीदगी का सामना कर रहे हैं। इसके बावजूद दोनों शहर मजमूई रैंकिंग में कराची से बेहतर हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से कराची को 52 नंबर मिले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कराची की सूरत हाल कई हवालों से उन शहरों से मिलती जुलती नजर आती है जो जंग से मुतासिर रहे हैं। हालांकि कराची एक ऐसे मुल्क का मुआशी मरकज़ है जहाँ कोई खाना जंगी नहीं हो रही। माहौल और शहरी ज़िंदगी के मायार के लिहाज से कराची की सूरत हाल मज़ीद तशवीशनाक है। कल्चर एंड एनवायरनमेंट के इंडेक्स में इसे सिर्फ 36 नंबर मिले हैं। इसमें फ़ज़ाई आलूदगी, तफरीही सहूलतें,
सकाफती सरगर्मियाँ, अवामी मकामात और मजमूई शहरी माहौल शामिल होते हैं। कराची की फ़ज़ा सनती फजले, गाड़ियों के धुएँ, गर्द गुबार, तामीराती सरगर्मियों और कमज़ोर माहौलियाती निगरानी की वजह से मुसलसल ख़राब होती जा रही है। इस इंडेक्स में कराची पूरी दुनिया में सबसे नीचे है, यहाँ तक कि दमिश्क, तेहरान और तराबलस से भी पीछे है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि कराची का शहरी माहौल इस हद तक ख़राब हो चुका है कि इसने शहर की आलमी रैंकिंग को नुमाया तौर पर मुतासिर किया। और इसके बरक्स तालीम कराची की सबसे मजबूत शोबे के तौर पर सामने आने वाली चीज़ है। इस शोबे में शहर को 75 नंबर मिले हैं, जो इसकी मजमूई रैंकिंग को मज़ीद नीचे जाने से रोकते हैं। तालीम के शोबे में कराची ढाका के 67, तराबलस के 58 और दमिश्क के 33 नंबरों से वाज़े तौर पर आगे है। ख़ास तौर पर दमिश्क के मुकाबले में ये फ़र्क बहुत नुमाया है, क्योंकि वहाँ बरसों की जंग ने तालीमी निज़ाम को शदीद नुकसान पहुँचाया। कराची में निजी शोबे, फलाही इदारों और मकामी तालीमी नेटवर्क्स ने ऐसे हालात में भी तालीम को किसी हद तक मुस्तहकम रखा है। सेहत का शोबा भी निस्बतन बेहतर है। कराची को सेहत के इंडेक्स में 54 नंबर मिले हैं। अगरचे सरकारी अस्पतालों पर शदीद दबाव है, वसाइल महदूद हैं और मरीज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ शहर में पाकिस्तान के चंद बेहतरीन निजी अस्पताल, खुसूसी इलाज के मराकज़ और फलाही तिब्बी इदारे भी मौजूद हैं। इसी वजह से कराची सेहत के शोबे में ढाका के 42, तराबलस के 50 और दमिश्क के 33 नंबरों से बेहतर कारकर्दगी दिखाता है। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। इंडिया में रियासत उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में 16वीं सदी से कायम तारीखी बाबरी मस्जिद को शहीद करके बनाए गए राम मंदिर में कुछ अर्सा पहले मंदिर के ही मुलाजमीन की जानिब से चढ़ावे की रकम और जेवरात की चोरी का मामला सामने आया था, जिसने अब एक संगीन तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर ली है। खुद वज़ीर-ए-आज़म मोदी, उनकी जमात बीजेपी और RSS पर शदीद तनकीद हो रही है और उनको बराह रास्त जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, क्योंकि भारतीय अपोजिशन और मीडिया हलकों के मुताबिक राम मंदिर का ट्रस्ट और इंतज़ाम मुकम्मल तौर पर बीजेपी और RSS के हाथ में था और इन्हीं दोनों जमातों के हिंदुत्व नज़रिए के हामिल कारकुन और अहदेदार ट्रस्ट और राम मंदिर की इंतज़ामिया में भर दिए गए हैं। साथ ही बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनाने को नरेंद्र मोदी अपना फ़ख्रिया कारनामा समझते हैं और जब 2024 में उन्होंने राम मंदिर का इफ्तिताह किया था तो भारत के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ शख्सियात ने इस तकरीब में शिरकत की थी। ताहम हालिया दिनों में चढ़ावे की चोरी का तनाज़ा मंजर-ए-आम पर आने के बाद राम मंदिर दोबारा तवज्जो का मरकज़ बन गया है। हुक्काम ने ट्रस्ट से वाबस्ता 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है और ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा को अपने ओहदों से इस्तीफ़ा देना पड़ा है। इस दौरान राम मंदिर ट्रस्ट को रियासती हुकूमत से मामले की तहकीकात का कहना पड़ा और फिर रियासती हुकूमत ने खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी, जिसकी इब्तदाई तहकीकात भारतीय मीडिया में सामने आ गई हैं। भारतीय अपोजिशन और सहाफ़ियों का कहना है कि तहकीकाती टीम ने राम मंदिर में चोरी और सिक्योरिटी की कोताहियों की तस्दीक तो कर दी, मगर कुछ अहम सवालात को नज़रअंदाज कर दिया गया और इस संगीन तनाज़े में किसी बड़ी शख्सियत या अहदेदार पर जिम्मेदारी नहीं डाली गई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकाती रिपोर्ट में राम मंदिर में सिक्योरिटी की संगीन खामियों की निशानदेही की गई और 6 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करने की सिफारिश की गई है। ताहम इसमें कई अहम मामलात पर बात नहीं की गई, यानी चोरी की गई मजमूई रकम का नहीं बताया गया, आला हुकाम की जिम्मेदारी का तयन नहीं किया गया और इदारा जाती कमजोरियों की निशानदेही भी नहीं की गई। तहकीकाती टीम की रिपोर्ट के मुताबिक इब्तदाई तौर पर ऐसा मालूम होता है कि चढ़ावे की रकम की गिनती के जिम्मेदार कुछ मुलाजमीन मंदिर से नकद रकम की चोरी और खुर्द-बुर्द में मुलव्विस थे। CCTV वीडियोज़ में 40 दिन के दौरान चोरी के 70 वाक़यात रिकॉर्ड हुए हैं। पूरी रिपोर्ट में यह भी तस्लीम किया गया कि नजरानों के इंतज़ाम और सिक्योरिटी में कई बरसों से संगीन कोताहियाँ मौजूद थीं। अंदरूनी ऑडिट में इन खदशात की बार बार निशानदेही की गई, लेकिन इनका मौसर तरीके से कोई हल नहीं निकाला गया। तहकीकाती टीम ने 6 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करने की सिफारिश की है, लेकिन ट्रस्ट के मुस्ताफ़ी जनरल सेक्रेटरी चंपत राय का जिक्र ही नहीं किया गया। इसके अलावा भी किसी सीनियर रहनुमा या अहदेदार पर जिम्मेदारी नहीं डाली गई। रिपोर्ट के मुताबिक राम मंदिर में 3 बुनियादी तरीक़ों से नजराने पेश किए जाते हैं। पहला तरीका यह है कि मंदिर के हाथे में नस्ब बॉक्सेस में नकद रकम, सिक्के, सोना, चांदी और दीगर कीमती अशिया डाली जाती हैं। दूसरा तरीका यह है कि ट्रस्ट की जानिब से मुकर्रर करदा काउंटर्स पर बरह रास्त रकम या सोना चांदी जमा करवाई जाती है। इसी तरह तीसरा तरीका यह है कि बरह रास्त राम लल्ला की मूर्ति के कदमों पर नजराने दिए जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन तीनों ज़राए से जमा होने वाली नकद रकम और कीमती अशिया को गिनती के लिए एक मुख्तस कमरे में ले जाया जाता था, जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मदद से इनकी गिनती की जाती थी। इस मकसद के लिए ट्रस्ट और बैंक के दरमियान एक तफसीली SOP भी तय किया गया था, जिसके मुताबिक नजराने के बॉक्स ट्रस्ट और बैंक के नुमाइंदों की मुश्तरका मौजूदगी में खोले जाने थे। हर बॉक्स का अलग रिकॉर्ड रखा जाना था। अमले के दाखिले और बाहर निकलते वक्त तलाशी ली जानी थी।
गिनती करने वाले अमले को बगैर जेब वाले खुसूसी कपड़े पहनने थे। गिनती के कमरे में ज़ाती सामान ले जाने की इजाज़त नहीं थी। हर मुलाजिम की बायोमेट्रिक हाज़िरी रिकॉर्ड की जानी थी और पूरा अमल CCTV निगरानी में होना था। लेकिन कागज़ों पर तो ये निज़ाम इंतहाई मजबूत नज़र आता है। तहकीकात से मालूम हुआ है कि अमली तौर पर इन कवायद पर बिल्कुल अमल नहीं किया जा रहा था। यहीं से संगीन बेज़ाब्तगियों का आगाज़ हुआ, जबकि भारतीय न्यूज़ वेबसाइट दी वायर की रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकात में ये बात भी सामने आई है कि मंदिर में नस्ब CCTV कैमरे भी इंतहाई कमज़ोर नौइयत के थे। नजराने गिनने वाले अमले के अरकान ने निगरानी के निज़ाम में मौजूद खामियों और कमज़ोर सिक्योरिटी सिस्टम का फ़ायदा उठाया और आहिस्ता आहिस्ता चोरी का दायरा बढ़ाया। इब्तिदा में वो अलग अलग करेंसी नोट जेब में रखते थे, लेकिन बाद में नकद रकम के बंडल तक चोरी करके ले जाने लगे। मुलाजमीन की जानिब से इब्तिदा में 500 रुपये के नोट निकालने का सिलसिला शुरू हुआ, जो बाद में बढ़ते बढ़ते मुबैना तौर पर तकरीबन 2 से 3 करोड़ रुपए की चोरी तक पहुँच गया। नजराने गिनने के अमल में शामिल 6 मुलाजमीन ने अपनी तैनाती के 2 से 3 माह के अंदर ही चोरी शुरू कर दी थी। तफ्तीश के दौरान मुलजिमान ने खुद भी बताया कि इब्तिदा में वो 1 या 2 500 रुपये के नोट अपने कपड़ों में छुपाकर बाहर ले जाते थे, मगर जब ये चोरी नहीं पकड़ी गई तो उनका हौसला बढ़ता चला गया और फिर मुलजिमान ने आहिस्ता आहिस्ता अलग अलग करेंसी नोट चुराने से आगाज़ किया। फिर नकद रकम के बंडल चुराने लगे और आखिरकार नजरानों में से कहीं ज़्यादा बड़ी रकम निकालने लगे। तहकीकात के दौरान हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक मुलजिमान ने एतराफ़ किया कि उन्होंने मजमूई तौर पर तकरीबन 2 से 3 करोड़ रुपये चुराए हैं। ताहम ज़राए के मुताबिक मुलजिमान से अब तक 79 लाख भारतीय रुपये और जेवरात रिकवर कर लिए गए हैं। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के तनाज़े पर भारतीय ऑपोजिशन BJP और RSS के खिलाफ मुहिम चला रही है। कांग्रेस का कहना है कि ये BJP और RSS की डकैती है। साथ ही कांग्रेस ने नया ट्रस्ट बनाने का मुतालबा भी कर दिया है। कांग्रेस भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बराह रास्त इसका जिम्मेदार ठहरा रही है और कह रही है कि नरेंद्र मोदी इसलिए जिम्मेदारी से नहीं बच सकते क्योंकि उन्होंने राम मंदिर के लिए एक मजहबी ट्रस्ट बनाने की बजाय एक सियासी ट्रस्ट बनाया और एक ख़ास आइडियोलॉजी के लोगों को ट्रस्ट में शामिल किया। कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश ने कहा है कि BJP ने राम के नाम पर वोट लिया और चंदा चोरी करके अब राम का नाम बदनाम कर रही है। कांग्रेस रहनुमा सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा है कि ट्रस्ट में तमाम लोग चुन चुन कर नरेंद्र मोदी ने डाले हैं और RSS ने ही मंदिर को लूटा है। प्रधानमंत्री जी से जवाब चाहिए। प्रधानमंत्री जी, आप अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकते क्योंकि आप ही वो शख्स हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो सुप्रीम कोर्ट के कहने से आपने एक धार्मिक ट्रस्ट का निर्माण करने की जगह आपने एक राजनीतिक ट्रस्ट का निर्माण किया, जिसमें संघ यानी एक विशेष विचारधारा के लोगों को रखा। इधर उधर छोटी छोटी 8 मछलियों को आपने चारा बना दिया, बड़े बड़े मगरमच्छों को बचाने के लिए। PMO से भी पूछताछ हो और संघ प्रमुख से भी पूछताछ हो। बहुत बड़ा है। वोट चोरी, सीट चोरी, चंदा चोरी आप देख रहे हैं। राम मंदिर को लेकर राम के नाम पर तो वोट लिया, पर राम का नाम बदनाम हो रहा है। अभी केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी खुलासे हुए हैं कि वहाँ भी चंदा चोरी हुआ है। ये चंदा चोरी BJP शासित राज्यों में क्यों हो रहा है? क्योंकि BJP और RSS के लोग इस ट्रस्ट में बैठे हुए हैं। इस ट्रस्ट में चुन चुन कर लोग नरेंद्र मोदी जी ने डाले। उन्होंने इस ट्रस्ट को RTI से बाहर किया, सवाल के जवाबदेही से, सरकार की जवाबदेही से बाहर किया। ये ट्रस्ट अपना क्या कर रहा है किसी को पता ही नहीं, एक ब्लैक होल है। तो ऐसे ट्रस्ट को भंग करना चाहिए। करोड़ों मंदिरों में इस तरह का घोटाला नहीं होता है। जहां RSS की पहली भूमिका आई, उस राम मंदिर को इन्होंने लूट डाला और फिर भी बागडोर RSS के हाथ में है। प्रोग्राम का यहाँ अख्तिताम होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।